नमस्कार। रोहड़ू का ये खूबसूरत शहर और हालांकि रात के 11 बजने वाले हैं। ऐसे में कितने लोग देखते हैं, जुड़ते हैं, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि कल परसों भी जब आप जागेंगे सो करके और जब इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर अपनी राय और कमेंट भेजना ना भूलें। आधी रात का वक्त है और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल सैर सपाटे करके आ रहे हैं या फिर रात के वक्त में जो है रोहड़ू के खूबसूरत आलम का हमें पता नहीं है। गंभीर विषय ये है कि अभी हालांकि बहुत सारे लोगों को ये बात पता है या नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जितना मुझे लगता है कि बातचीत शेयर करनी चाहिए उस हद तक आपसे बातचीत शेयर कर रहा हूँ। रोहड़ू मुख्य बाजार से कुछ ही क्षेत्र में, कुछ ही डिस्टेंस पर हुई एक घटना ने लगभग प्रशासन और बुद्धिजीवी वर्गों को जो है झकझोर करके रख दिया है। आप लोगों तक ये बातचीत पता है या नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी है इस शहर के बहुत नज़दीकी एरिया में, जिसने ना केवल सुरक्षा की दृष्टि से कई सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अब बात जो है आम आदमी के जीवन की है, आम आदमी के जीवन के प्राणों की रक्षा का है। अगर इनडायरेक्टली कहूं तो वारदात कुछ इस तरह से है कि रात के वक्त, हालांकि किस मंसूबे से गए थे ये चीज़ें अभी जब पुलिस विभाग द्वारा पूरी तहकीकात की जाएगी उनके माध्यम से ही सामने आएगी। लेकिन सबसे जो गंभीर विषय ये था कि किसी बुजुर्ग माता की जो है मृत्यु हो गई थी और मृत्यु का कारण जो कुछ लोगों द्वारा जानकारी दी गई है, ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने रात के वक्त में, अब चोरी के मंसूबे के साथ या कुछ और, ये पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत के बाद ही आप तक सारी चीज़ें रखेंगे। लेकिन ये कहा गया है कि जब जो उनका बेटा है उनको बंद कर दिया गया था, कुछ ऐसा कहने को, हालांकि इसके बारे में अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन जो माता जी की मृत्यु के कारण ये बताया जा रहा है कि उनको ये कहा गया उन शरारती तत्वों द्वारा जो घर में रहे थे कि आपके जो सुपुत्र हैं वो जो है हमारे द्वारा उसको जो है आहत किया गया है, या फिर कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया है कि मारे जाने की उन्होंने जो है बात कही थी, जिससे आहत होकर के जो है दिल का दौरा पड़ने से या फिर किसी अचानक सदमे लगने से जो है माता की मृत्यु हो गई थी। अब सवाल यह है कि रात के वक्त इस तरह से खुलेआम लोगों के घरों के सामने जाकर किस तरह से धमकियां देने वाले आखिर ये लोग हैं कौन? वो भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लगभग रोहड़ू से 5 या 10 किलोमीटर के अंदर के एरिया में। हम लगातार पिछले 2 सालों से रोहड़ू के अंदर होती हुई, चाहे वो ट्रांसफार्मर की लगभग 25 से ऊपर की ट्रांसफार्मर की चोरियां, चाहे जैसे कि हमने पहले भी कहा, जब स्थानीय रोहड़ू के कुछ युवाओं ने हमारे साथ रात के वक्त में, या फिर ये कहे कि उनके साथ हमारे द्वारा जो प्रयास किए गए थे, उसमें जो है नेपाली मूल के 13 वर्ष से लेकर के 34 वर्ष के कुछ लोग पकड़े गए थे, जो बिल्डिंगों से, इमारतों से, बनती हुई निर्माणाधीन इमारतों से जो है लोहा चुराते थे, और जो बिजली की लाइन होती थी उसमें से बिजली की तारें जो है चुरा करके ली जाती थी, उसके बाद जो है उसको जला करके जो उसके धातु है उसको बेचा जाता था। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ऐसे बड़े कदम उठा करके ऐसे लोगों को धर दबोचने की खबर या जानकारी नहीं आई है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों की जो है हिम्मत और हौसले बढ़ते गए हैं। और अब हालात ये हैं कि ये लोग घरों में जाकर के जो है धमकियां देने लग गए हैं, घरों में जाकर के जो है खुलेआम इस तरह की कार्रवाइयां करने लग गई है। यहाँ सवाल रोहड़ू की सुरक्षा के साथ साथ यहाँ की प्रशासनिक गतिविधियों का भी है। ये बात सच है कि यहाँ पर जितना रोहड़ू की अब जो जनरेशन है, यहाँ की जो जिस तरह से जीवन और रहन सहन है, आज के वक्त में यहाँ पर पुलिस स्टाफ का अभाव है। ये बात सच है, इसमें कोई दोहराए नहीं है अगर आकलन करें। और जितने होने चाहिए थे उतने नहीं, जितने पहले मेंशन किए गए थे, जो पहले पुलिस फोर्स यहाँ पर रहती थी, उतनी पुलिस फोर्स भी नहीं है। और जबकि वक्त और समय के साथ जितनी पुलिस फोर्स यहाँ पर मेंशन की गई है, जितनी पुलिस फोर्स की यहाँ पर आवश्यकता बताई गई है डॉक्यूमेंट पे, उससे कहीं अधिक यहाँ पर पुलिस की जो है आवश्यकता है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पुलिस का विकल्प भी नहीं था। अभी अगर 10 दिन पहले की बातचीत करूँ, और
पिछले 1.5-2 सालों से लगातार हम पुलिस के पेट्रोलिंग के लिए जो है व्हीकल की मांग करते आ रहे हैं। और अभी भी अगर आपने जेवीएन टीवी के अगर आप रेगुलर रीडर हैं या उनके पोस्ट के रेगुलर लिसनर है, रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आपने देखा होगा जेवीएन टीवी के माध्यम से जो है बार बार पुलिस प्रशासन के लिए जो है गाड़ी की व्यवस्था की बातचीत की गई थी, जिसमें पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो। एटलीस्ट जब कहीं किसी तरह से दुर्घटनाएं हो, डेथ हो जाती है, कुछ और चीज़ें हो जाती है, तो शवों को लाने का काम भी किया जाना चाहिए होता है। तो उसके संदर्भ में हालांकि जीप का इंतज़ाम तो नहीं कह सकता, लेकिन एक गाड़ी अभी लगभग 2-3 दिन पहले या फिर एक कहूँगा सप्ताह पहले जो एक गाड़ी पुलिस को ज़रूर यहाँ पर जो है दी गई है सरकार के द्वारा, जिसको लेकर के डीएसपी साहब से हमारी बातचीत हुई है। हालांकि अभी पुलिस स्टेटमेंट को लेकर के भी आपने देखा होगा कि अभी एक नई गाइडलाइन इशू हुई है। इस पर बुद्धिजीवी वर्ग और कानून विशेषज्ञों से फिर कभी चर्चा करेंगे खुलेआम, कि जो जैसे कि कहा गया है कि जो बहुत हायर उच्च अधिकारी हैं वो जो है वही स्टेटमेंट देंगे पुलिस के सौजन्य से। ऐसे में ये सवाल भी है कि रीजनल बेस पर जो दुर्घटनाएं होगी, जो जिम्मेवारियां होगी, क्या उसकी जानकारी के लिए भी डीजीपी साहब को या एसपी साहब के पास जाना पड़ेगा, वो एक अलग विषय, उस पर फिर कभी मंथन करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब गाड़ी लगभग देर आए, देर नहीं बहुत देर कहूँगा मैं, 1-1.5-2 साल से हम लोग जो है लगातार ये मांग कर रहे थे, फिर भी सरकार के कान में जूं रहेंगी और उच्च अधिकारियों ने इस मामले में इनिशिएटिव लिया और एक गाड़ी सप्ताह पहले जो है जरूर स्पर्श की गई है। तो यहाँ पर एक तो रात जब गाड़ी अब प्राप्त हो चुकी है, तो लगभग 5-10 किलोमीटर के एरिया में पुलिस का रात को पेट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है। लगातार 1-2 घंटे के बाद पेट्रोलिंग किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से अब चीज़ें इतनी हो गई है कि लोग घरों में धमका करके जो है झूठ परोस करके जो है लोगों को इस तरह से जो है परेशान कर रहे हैं। एक गंभीर विषय है। दूसरा सवाल ये था, आज दिन को हमारे एक मित्र हैं भ्रांटा फैमिली से, उनसे जब बातचीत हुई थी हमारी समाला से, हालांकि 2-3 दिन में उनके द्वारा भी एक जो है युवाओं का एक संगठन या फिर कहें कि युवाओं की एक टोली तैयार की जाएगी जो आसपास के क्षेत्र में जो इन चीज़ों पर जो है पैनी नज़र रखेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल ना केवल चोरी डकैती का है बल्कि किसी के जीवन की सुरक्षा का भी है। तो उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हम आपके साथ रहेंगे, हालांकि उस पर भी जो है कल से हम ज़रूर चर्चा करेंगे। इस वक्त रोहड़ू के कानूनी प्रक्रिया में जो है एक तेज और तरार प्रक्रिया अपनाने की बहुत आवश्यकता है। हमने पहले भी कहा था, जिसको लेकर डीएसपी साहब और एसटीएम साहब के द्वारा लोगों से अपील की गई थी, जिसमें गाड़ियों को चलाने, यातायात संबंधी चीज़ों को लेकर के जो है अपील की गई थी। अब सवाल यह है कि अभी जो चीज़ें लगभग जो है जो बाहरी मूल के जो लोग रहते थे, जैसे कि वीरेंद्र शर्मा जी लिख रहे हैं कमेंट में कि पामटा जी ये झुग्गी झोंपड़ी की कोई पहचान होती है क्या? वीरेंद्र शर्मा जी अभी तक इस संदर्भ में लगातार न केवल जो रोहड़ू के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, बल्कि हमारे द्वारा भी और बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा प्रशासन और पुलिस से लगभग इस मामले में जो लगातार बातचीत की जा रही है। होता यह है कि जब इस तरह के लोगों पर थोड़ा सा सख्ती करके कानूनी प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश कर जाते हैं, तो हमारे इंसानों में लगभग ये मान के चलो कि 10-15% बुद्धिजीवी वर्ग ऐसे भी होते हैं जिनकी अंदर की भावनाएं उमड़ पड़ती हैं, बिना सोचे समझे, बिना किसी बात को पार्क की दृष्टि से बनाए हुए वो मानवता का दुहाई देने लग जाते हैं, इंसानियत की दुहाई देने लग जाते हैं। हालांकि जब उन्हीं झोंपड़ियों से, झुगी झोंपड़ियों से चिट्टा बेचते हुए पाए जाते हैं, चिट्टा की तस्करी, चिट्टे की जो है खरीद फरोख्त करते हुए पाए जाते हैं, तब उनके मानवाधिकार, उनके अंदर की मानवता कहाँ जाती है, वो हमारी समझ से परे हैं। लेकिन ये बात सच है कि एसडीएम साहब के द्वारा स्ट्रिक्टली कहा गया है कि इस तरह की चीज़ें अगर यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियों में पनप रही है तो इन पर जो है सख्ती से जो है निर्देश जारी करके जो इसका समाधान किया जाएगा। जिस संदर्भ में अभी आपने देखा होगा कि समाला के क्षेत्र से कुछ झुग्गी झोंपड़ियों को जो है उठाया गया है, कुछ ऐसे वाक्यों के बाद जो है निश्चित रूप से गैर कानूनी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो स्लिप्त पाए जा रहे थे, या फिर उस तरह से जो उनको ऊपर आशंका जताई जा रही थी, ना केवल आशंका जताई जा रही थी बल्कि कुछ साक्ष्य भी शायद प्रशासन के हाथ लगे होंगे। इस पर जो है प्रशासन से बातचीत करेंगे। लेकिन अभी सवाल यह है कि जब मुझसे दिन को ये बात की गई तो पामटा जी जो 1.5 साल पहले स्थानीय युवाओं के साथ आपने रात भर यहाँ पर कुछ पेट्रोलिंग की थी, कुछ चीज़ों को जुटाने की कोशिश की थी, उसमें बिल्कुल नेपाली मूल के सारे लोग थे। एक बच्चा 12 बजे पकड़ा जाता है और उस बच्चे को, जब 13 साल के बच्चे को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाता है तो वो बेचारा ये कहता है कि उसके ऊपर एक बॉस है, और वो भी नेपाली मूल का 18 साल का लड़का मिलता है। जब उन दोनों को थोड़ा सा
सख्ती से पेश करने की बात की गई, क्योंकि बच्चे थे तो उन्होंने जो है अपने तीसरे बॉस का अड्डा बता दिया। वहाँ जाते हैं तो वहाँ 26 साल का एक आदमी मिलता है, तो इन सबको पुलिस के हवाले किया गया था। लेकिन क्योंकि उस दौरान वो एक छोटे से बच्चे जो कि सरिये चुराने का प्रयास कर रहा था, उसके माध्यम से वो चैन बनी थी और ऑन द स्पॉट उस वक्त उनके पास कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी। हालांकि उन्होंने कहाँ छुपाई थी उसको लेकर के पुलिस ने जो उनसे हो सकता था कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा ऐसी कोई चीज़ कबूल नहीं की गई। तो फिर कानून की अपनी एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो है कोई खास कठोर कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने यहाँ तक स्वीकार किया था कि सिमोली में जो उनके कुछ गैंग के जो लोग हैं उनके पास शायद सोने की अंगूठियां हैं और उन अंगूठियों को वो फिर बेच करके जो है वापस नेपाल चले जाएगी, इस तरह की उनके द्वारा बातचीत की जा रही थी, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं था। उसके बाद पुलिस अपनी प्रक्रिया जो है कर रही है उस संदर्भ में। हालांकि हम लोगों से उस मामले में उसके बाद बातचीत नहीं हुई, इसको मैं जो है अपनी ढील जरूर स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात, एक मित्र द्वारा और कमेंट किया जा रहा था ना कि वो स्किप हुआ है शायद, और दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज हमने हालांकि कुछ लोग अलग अलग क्षेत्र में और भी जुड़े हुए हैं। अभी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने से आपसे ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ बातें, और ऐसा नहीं है कि सारी एक आदमी द्वारा एक चना कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता। हर आदमी के एक मॉरल सपोर्ट रहता है, हर आदमी द्वारा जो है अपनी अपनी गाइडलाइन भी दी जाती है, उसी के तहत मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से बखीरना की तरफ, और बखीरना पुल से आप ये कहें कि पार्क के आसपास, भावटी नाला से आसपास, और उसके साथ साथ समाला के क्षेत्र से लेकर के जो मक्खी नाला के आसपास जो एरिया है और सिमोली के आसपास से मैं जो है अपनी पर्सनल गाड़ी में चक्कर काट के आया हूँ। और ना केवल, और इस मामले में जो नेपाली मूल के लोग अक्सर उन क्षेत्रों में नज़र आते थे और कुछ बाहरी राज्य के कुछ लोग आते थे, कुछ जैसे कि मित्र कह रहे झुग्गी झोंपड़ी वाले भी नज़र आ रहे थे। हालांकि आज ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। अब ठंड के प्रभाव से या फिर आजकल जो पुलिस सक्रिय है उसके प्रभाव से इस बात का दावा JVN TV बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ये बात सच है कि भी नेपाली मूल के और बाहर के आसपास के कोई लोग फिलहाल यहाँ रोडू शहर के कम से कम मैं ये कह सकता हूँ 5 किलोमीटर के एरिया में फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो इस तरह से घरों में जाकर चोरी डकैती और डराने धमकाने वाले लोग हैं, ये लोग कौन हैं? क्या नशे में संलिप्त हमारी युवा पीढ़ी है, या बाहरी मूल के जो लोग हैं उनके द्वारा ये काम किए जा रहे हैं? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नेपाली मूल के लोगों को अक्सर जब भी मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ चोरी की वारदात में जो संलिप्त पाया जाता है, इस बात में कोई शक नहीं है, और इसका खुद मैं एक जो है साक्षी रहा हूँ, खुद साक्ष्य और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरी बात बिल्कुल सटीक बातें हैं कि झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, इसको लेकर के एक जो समाज सेवक रहे हैं सुरेंद्र पापटा जी, इनके द्वारा एक वीडियो शेयर की गई थी, क्योंकि वहाँ पर उस वीडियो में एक ऑपोजिट साइड से उनके द्वारा वो वीडियोग्राफी की गई थी समाला में, बिल्कुल शिव मंदिर के साथ जो नीचे हैं, और उस झुग्गी झोंपड़ी में एक कोई महिला बताई जाती है, और उस महिला की झोंपड़ी में, या फिर कहें कि उस महिला की उस झुग्गी में लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम आधे या 1-1.5 घंटे के अंदर उनके अनुसार जो 30 से 32 आदमी आते हैं जाते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, उसके बाद पुलिस के द्वारा जो है उस मामले में जो है छानबीन की जाती है और उस झुग्गी को जो है तोड़ा जाता है। रात को फिर से वो तैयार की जाती है, अगली बार इसको प्रशासन द्वारा जो सख्ती से निर्देश दे करके हटाए जाते हैं। लेकिन इस ये बातें यहीं ख़त्म नहीं होती हैं। सवाल ये है कि जो 25 लगभग रोडू चिड़गांव डिवीज़न के आसपास जो 25 ट्रांसफार्मर गुम हुए हैं या फिर चलती लाइन से काट करके गायब किए गए हैं, चोरी किए गए हैं, उस बात को लेकर के गंभीरता कब? जैसे कि एक मित्र लिख रहे हैं कि जूते भी चोरे जा रहे हैं, चप्पलें चोरी जा रही हैं, और जो निर्माणाधीन इमारतें हैं वहाँ से लोहा चुराया जा रहा है। ये चुराए जाने के बाद कहाँ जाते हैं? क्या जो जितने हमारे कबाड़ से संबंधित मित्र हैं उन लोगों को विश्वास में प्रशासन या पुलिस प्रशासन द्वारा लिया गया है? ये भी जो है एक बड़ा सवाल है। इससे बड़ा सवाल ये है कि जो बाहरी मूल के लोग हैं, जिस पे लगातार JVN TV के माध्यम से मैं कहता रहा हूं, और आपने प्रदेश के अलग क्षेत्र में भी देखा होगा, जो ये आधार कार्ड पर
एक एक तारीख अंकित किया गया है और इसको लेकर के एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि जिन संबंधित राज्यों से आए हैं वहां पर जो है आनन फानन में या बिना किसी पूरी पुष्टि के जो है एक एक तारीख को मेंशन करके ये जो है आधार कार्ड बनाए गए हैं, जिस पर जो है सरकार और विभाग को देखना पड़ेगा, जांच की जाएगी। पिछले 2 सालों से इस संदर्भ में भी कोई जो है उचित कार्रवाई या गंभीर कार्रवाई मुझे यहाँ पर जो है स्थानीय लेवल पर नजर नहीं आई है। ये एक एक तारीख को पैदा हुए महानुभाव किस राज्य के हैं, किस आधार पर इनकी एक एक तारीख 1/1/1986, 1/1/1985, 1/1/1972, 1/1/2002, ये जो एक तारीख को पैदा होने वाले महानुभाव है या फिर एक संख्या है, ये किस नॉर्म्स के अंतर्गत ये आधार कार्ड बने हैं? क्या इसकी पुष्टि का कोई एक अन्य आधार है? उस आधार को जो है अपनाया है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। तीसरी बात, जिन लोगों द्वारा यहाँ पर किराए पे जो है हिमाचल प्रदेश के बाहर से जो लोग आए हैं उनको रखा गया है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम किराए पे रखने से पहले, देखिए मैं खुद हिमाचल प्रदेश से बाहर लगभग जो है 2007 से 2018, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 12-13 साल अलग अलग क्षेत्र में रहा हूँ। दिल्ली में रहा हूँ, जालंधर में रहा हूँ, चलो शिमला तो अपना कहेंगे अपना घर है, और चंडीगढ़ में रहा हूँ, इसके अलावा जालंधर में रहा हूँ, मेरठ में कुछ वक्त के लिए हमने समय बिताया है। तो हर जगह जो है पुष्टि की जाती है अपने किराएदार की सुरक्षा की दृष्टि से। हमारे लोगों में इस मामले में जो है कोई गंभीरता नहीं है। हम लोगों को लगता है कि समाज ऐसे ही चलता है। समाज ऐसे ही नहीं चलता है भैया, समाज में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको जो है हमें गंभीरता से देखना पड़ेगा। 3 चीज़ें मैं जाते जाते आपको बता रहा हूँ। स्थानीय लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपए के लालच में अपनी पीढ़ी, अपने पड़ोस, अपने घर और अपने समाज को जो असुरक्षित की और मत घसीटें। और कम से कम जो आपके किराएदार रहते हैं हिमाचल प्रदेश के बाहरी मुल्क के जो लोग आते हैं, एटलीस्ट उनकी जो है पहचान, उनके जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स रखना आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून का साथ में। दूसरी बात, क्योंकि अब हमारे पास जो पुलिस है यहाँ पर, उनके पास व्हीकल का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये टेम्परेरी या परमानेंट ये मैं नहीं कह सकता, इस बात का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक व्हीकल है तो यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग लगभग रोडों के 5 से 10 किलोमीटर के बीच में हर रात को होनी चाहिए, और वो हावरली होना चाहिए। उसको लेकर के जो है प्रशासन अपना नियम तय करे। और तीसरी चीज़, जितने भी बाहरी मूल के लोग, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोग, सबको जीने का अधिकार है। स्वतंत्र भारत है, इसमें किसी को लेकर आप रोक नहीं सकते, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सचेत होना जो है हमारा मौलिक अधिकार है। और हमें मेरे ख्याल से जो लोग रात को 8:30-9 बजे के बाद खुलेआम बाजार या बाजार के बाहर के आसपास के लगते क्षेत्र में टोली बना करके घूमते हुए नजर आते हैं, उनसे उनके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानना और उनसे पूछना जो है हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। और अगर संदिग्ध कहीं से भी कोई चीज़ें लगी, हमें पुलिस प्रशासन का सहयोग करना होगा। चौथी बात, जिस तरह से ये लाखों का नुकसान, लगभग एक ट्रांसफार्मर की अगर मैं कीमत की बात करूँ, जो उसमें चीज़ें होती हैं, जो मैंने किसी बहुत विभाग से जुड़े एक बहुत अच्छे लेवल के अधिकारी से बातचीत की, उन्होंने कहा है कि लगभग पामटा जी 2-2.5 लाख रुपए जो है इतना उसके अंदर से जो भी धातु निकलती है उतना बिकती होगी। तो ये धातु में बिकने के लिए जाती कहाँ है? क्या लोकल जो हमारे यहाँ पर कबाड़ का काम वर्क कर रहे हैं, इनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है? और अगर नहीं लिया गया है तो अगर इतना सामान वो निकालती, इतनी धातु निकालती है, तो वो इतना यहाँ और यहाँ से लेके सावड़ा और तमाम दूसरे बैरियर को तोड़ करके दूसरी जगह पर पहुँचते कैसे हैं? ये भी जो है सवाल या निशान खड़े करते हैं। तीसरा सवाल, जिस तरह से ये निर्माणाधीन बिल्डिंगों से चीज़ें चुराई जाती हैं और लगातार आम दिनों में जो है कभी पर्स, कभी बैग, कभी चीज़ें जो है चुराते हुए नजर आते हैं, ये कौन है? ये लोग किस तरह की टीम है? इस पर अगर पुलिस गंभीरता से संज्ञान लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे मामले सामने आएंगे। क्योंकि एक बुद्धिजीवी वर्ग, और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि पुलिस जब अपने कार्रवाई पर कर आती है तो कोई आदमी मंदिर के बाहर से चप्पल तक नहीं चुरा सकता। शहर के अंदर घरों के आसपास आकर के दरवाजे से जूते उठाना बहुत दूर की बात है। तो पुलिस प्रशासन को थोड़ा सख्ती से इस संदर्भ में देखना होगा। और स्थानीय राजनीति के अंतर्गत विधायक साहब से प्रार्थना है, सुविनम्र निवेदन है कि यहाँ पर अगर अतिरिक्त पुलिस नहीं कम से कम यहाँ से आपके द्वारा या फिर आपकी सरकार के द्वारा भी नई भर्तियां नहीं की जाती, या फिर यहाँ पर उसकी संख्या नहीं बढ़ाई जाती, तो एटलीस्ट जितनी मेंशन है, जितना यहाँ पर जो है एक प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित है, उन तमाम सीटों की भर्ती की, जिन तमाम पुलिस वालों की भर्ती की जाए। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में मेरी बारीकी से रही है उनके साथ जान पहचान, उठना बैठना और उनके काम करने का तरीका देखा है। पुलिस के पास
50 तरह के काम है, 50 तरह की जिम्मेवारियां हैं। ऐसे में जितनी संख्या, निर्धारित संख्या, उससे कम पुलिस का होना, जबकि निर्धारित संख्या से अधिक की आवश्यकता है, निश्चित रूप से जो है ये उस मामले में जहां जो है गंभीरता से पुलिस को काम करने की आवश्यकता है, वहां पर जो है रास्ते में जो है बाधा बन सकते हैं उस सफलता के रास्ते में। तो विधायक साहब से निवेदन है कि वो जो है यहाँ पर एटलीस्ट जितने हमारे पुलिस कर्मियों की संख्या होनी चाहिए निर्धारित की गई, उसकी जो है भर्ती के लिए प्रयास करें, क्योंकि यहाँ सवाल अब चोरी डकैती से ऊपर किसी के जीवन की सुरक्षा का है। जब लोग घरों में जाकर दरवाज़ा खटखटाकर खुलेआम चुनौती देने लग जाए, फिर वो चोरी से ऊपर जाकर के जो है एक जीवन सुरक्षा का सवाल बन जाता है। और इस संदर्भ में जो है पुलिस प्रशासन, स्थानीय विधायक और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों को खुद की जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। मैं हरीश पामटा अभी चाहता हूँ इजाज़त। आने वाले कल में इन गंभीर विषयों पर लगातार चोरी डकैती और आसपास के जो असुरक्षा का माहौल है, उस पर गंभीर विषयों पर जो है लगातार हर दिन जो है आज के बाद एक सप्ताह तक इसी विषय पे चिंतन और मंथन जारी रहेगा। अपने सुझाव, अपने कमेंट, अपनी राय जरूर दें, क्योंकि JVN TV के माध्यम से आपके कमेंट, आपकी सलाह, आपके मैसेज हम लोगों को एक प्रेरणा देते हैं, एक दिशा देते हैं, जिस पर हम गंभीरता से ना केवल विचार करते हैं बल्कि उसके ऊपर जो है कार्य करने का कोशिश भी करते हैं। तो मैं हरीश पामटा अभी शुभ रात्रि के साथ सुरक्षित रहें, सचेत रहें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग थोड़ा सा इस मामले में गंभीर रहेंगे। अभी फिलहाल आपसे शुभ रात्रि चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।